सो गाइस वेलकम टू द कोर्स। और इस कोर्स में हम बेसिकली बजट और इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज कर रहे हैं थ्रू इन्फोग्राफिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने बजट को ख़त्म किया था, है ना, और ज़्यादा लंबा भी नहीं था, काफ़ी छोटे में था, और ये भी बहुत छोटे में हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं और जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं ना। जीडीपी ग्रोथ जो है एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, जीडीपी ग्रोथ कैसा रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें क्वेश्चन ट्रेंड से पूछा जाता है कि जीडीपी ग्रोथ हैज़ कंसिस्टेंटली डिक्रीज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स और कंसिस्टेंटली इंक्रीज, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं देयर इज़ नो स्टडी इंक्रीज और डिक्रीज, इस टाइप से पूछ सकते हैं क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ को हम एक बार ट्रेंड को देख लेते हैं कैसा है जीडीपी ग्रोथ का ट्रेंड परसेंटेज टर्म्स में। तो 17-18 में 7% था, 18-19 में फिर गिरा 6% हो गया, 19-20 में फिर गिरा 4.2% हो गया, एंड लास्ट ईयर तो कोविड आ गया था तो सारे चीज़ें बंद हो गई थी, है ना। तो एक्चुअली में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे, है ना, वो डिक्रीज़ हो गए। डिक्रीज़ मतलब कि जैसे मान लो पिछले साल 10 प्रोड्यूस हो रहे थे तो इस साल अब 5 ही हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव थिंग, है ना, ये नेगेटिव में जा रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ क्या था, जीडीपी ग्रोथ वॉज नेगेटिव, ग्रोथ हुआ ही नहीं। ठीक है, आगे आने वाले साल में सिंस लॉकडाउन हट रहा है, लॉकडाउन हटा है ना, तो देयर वॉज अ सर्ज इन डिमांड। तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आगे जो हमारा ये वाला साल है 21-22 में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 11%। ठीक है, तो अगर इस प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है कि हाउ हैज़ द जीडीपी ग्रोथ हैज़ कंसिस्टेंटली डिक्लाइंड इन द लास्ट 3 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सही है, येस इट हैज़ कंसिस्टेंटली डिक्लाइन इन द लास्ट 3 ईयर्स। क्योंकि हम देख रहे हैं 17 से हमने स्टार्ट किया है, 17 से लेकर ये 20-21 तक, है ना, कंसिस्टेंटली डिक्लाइन किए, है ना, बट स्टेडी डिक्लाइन नहीं है। ठीक है, स्टेडी और कंसिस्टेंटली डिक्लाइन में दोनों में डिफरेंस है। कंसिस्टेंटली डिक्लाइन मतलब ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट डिक्लाइन। बट स्टेडी डिक्लाइन मतलब ये जो रेट है डिक्लाइन का वो भी सेम है ना, तो रेट तो सेम नहीं है, राइट। तो ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइन करिए, दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब और आगे आने वाले साल में अगर आपसे पूछा जाए कि जीडीपी ग्रोथ विल रिबाउंड एंड विल ग्रो बाय 11%, तो वो हो जाएगा सही। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। जीडीपी ग्रोथ पिछले 3 साल से डिक्लाइन करा है, पिछले साल नेगेटिव था, पिछले साल नेगेटिव में गया है, और आने वाले साल में 11% की ग्रोथ प्रिडिक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं। फिजिकल डेफिसिट में क्या ट्रेंड रहा है, तो 17-18 में देखेंगे तो फिजिकल डेफिसिट वॉज 3.5, 18-19 में 3.4 रहा। ठीक है, उसके बाद 1920 में कितना था, बढ़ गया 4.6 हुआ। ठीक है, और 2021 में एस्टिमेटेड था कितना 3.5, बट एक्चुअल में ये नहीं है ना, क्योंकि ये तो एस्टिमेट्स हैं, एस्टिमेट्स नहीं थे। जो एक्चुअल में डेटा आया था वो कितना था, अराउंड 9% फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, तो एक्चुअली में इट इज़ हायर, है ना। तो फिजिकल डेफिसिट एक्चुअली में प्रिडिक्टेड था कि डिक्रीज करेगा, बट देन इट हैज़ इंक्रीज, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि ट्रेंड कैसा रहा है तो कैसे बताओगे, जिगजैग जिगजैग। क्यों जिगजैग जिगजैग, क्योंकि देखो 17 में ज़्यादा था, 18 में कम हुआ, 19 में ज़्यादा हुआ, है ना, और फिर अभी 20-21 में भी और ज़्यादा है ना, तो और ज़्यादा है ये। ठीक है, तो जिग और फिर जैग। ठीक है, तो जिगजैग जिगजैग ट्रेंड है इसका। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का कोई कुछ भी इसमें स्टडी नहीं है ना। और ये याद रखना कि ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है। ठीक है, तो जैसे जो ये लिखा हुआ है 3.5%, 3.4%, तो दिस इज व्हाट, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, दिस इज द डेफिसिट विद द परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो कोई पूछे कि फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड कैसा रहा है तो क्या बोलोगे, जिग जैग रहा है। ठीक है, पहले 17 में ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर अभी 19-20 में ज़्यादा हुआ है, और इसके बाद फिर और ज़्यादा हो था, मतलब लास्ट ईयर में और ज़्यादा था, है ना। तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस की बात करें, ठीक है, तो करंट अकाउंट बैलेंस में हमारा डेफिसिट है और वो क्या था ये सब देखते हैं ना, कि कैसे क्या परसेंटेज ऑफ जीडीपी था। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी बजट में भी देख चुके हैं ना, बजट में भी हमने जो नंबर्स थे उनको डिस्कस किया था कि करंट अकाउंट बैलेंस और प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का ट्रेंड कैसा था, है ना, ये सब हमने देखा था ना। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो 17-18 में करंट अकाउंट में डेफिसिट था, माइनस मतलब डेफिसिट। ठीक है, माइनस मतलब डेफिसिट है, और प्लस मतलब क्या हो जाएगा, सरप्लस। ठीक है, तो 17-18 में -1.8 था, 18-19 में और ज़्यादा बढ़ गया डेफिसिट। ठीक है, फिर 19-20 में क्या हुआ, कम हो गया डेफिसिट, डेफिसिट ब्रिज हुआ। ठीक है, और 20-21 में इट हैज़ गॉन इनटू अ सरप्लस। वाई इट हैज़ गॉन इनटू अ सरप्लस, क्यों गया, क्योंकि हम इंपोर्ट के लिए कहाँ पे डिपेंडेंट है, मोस्टली चाइना पे डिपेंडेंट है, और कोरोना वायरस कहाँ से आया था, चाइना से आया था। तो इंडिया ने क्या कर दिया था, बॉर्डर सील कर दिए थे, बोला था अब हम नहीं अलाउ करेंगे इंपोर्ट। तो जब इंपोर्ट अलाउ करना बंद हुआ और हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किए थे, क्योंकि हम फार्मा में अच्छे हैं, तो हमने मेडिसिन ज़्यादा एक्सपोर्ट करी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत शूटअप कर गए, बट इंपोर्ट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए, करेक्ट। तो ये जो डेफिसिट आया था वो सरप्लस में बदल गया। ठीक है, तो कोई पूछे कि कितना सरप्लस था तो क्या बोलोगे, 3.1% का सरप्लस था एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, और ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड पहले डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, और फिर अब सरप्लस में आ गया है। ठीक है,
तो कोई अगर पूछे कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये करंट अकाउंट जो हमारा था, अगर प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एज़ कम्पेयर टू 1920 और करंट अकाउंट दिस ईयर इज़ इन सरप्लस, तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट वुड बी ट्रू, है ना, क्योंकि सरप्लस में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको ये सारे पॉइंट्स कि यहाँ तक तो नेगेटिव था, यहाँ तक तो -0.9 था, बट 2021 में क्या हुआ, 2021 में इट हैज़ गॉन इनटू अ सरप्लस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 17 से 18 में -1.8 था, तो वहाँ डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ और फिर इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो स्टेडी कुछ नहीं है। ठीक है, पहले डिक्रीज़ हुआ था और अब इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या आता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गोल्ड आता है, और क्या आता है, SDRs आते हैं, और क्या आता है, रिवर्स ट्रांसपोजिशन आती है, रिवर्स ट्रांस आता है ना, और क्या आते हैं, और फॉरेन करेंसी आती है। करेक्ट, फॉरेन करेंसी आती है ना, तो ये सब आता है अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में। तो फॉरेक्स रिजर्व्स क्या हुए हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे इंक्रीज़ हुए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव टच द $500 बिलियन मार्क। समझ में आ रहा है। तो अगर कोई पूछे कि फॉरेक्स रिजर्व्स का ट्रेंड हमारे में क्या रहा है, तो कैसे बोलोगे, 17 से अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले डिक्रीज़ हुआ था, फिर इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। तो इंडिया के पास अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फॉरेक्स रिजर्व्स है। समझ में आ रहा है। तो लास्ट ईयर में हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों बढ़ा था, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो क्या होगा, बाहर से करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी इंडिया में, और इम्पोर्ट्स हमारे कम हुए थे, तो यहाँ से करेंसी, फॉरेन करेंसी जा कम रही है। ठीक है, तो इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारे वो शूट अप कर गए। समझ में आ रहा है। तो देखो ये वाला जो ट्रेंड है फॉरेक्स रिजर्व वाला, दैट मैचेस विद व्हाट, दैट मैचेस विद करंट अकाउंट सरप्लस ऑल्सो। करंट अकाउंट सरप्लस था 3.1% का, तभी तो फॉरेक्स रिजर्व इतना ज़्यादा हुआ हमारा, क्योंकि फॉरेन करेंसी आ ज़्यादा रही है और जा नहीं रही है, जा कम रही है। ठीक है, तो इस वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स हैव इंक्रीज्ड। तो कोई पूछे कि ट्रेंड कैसा है फॉरेक्स रिजर्व में, तो क्या बोलोगे, पहले डिक्रीज़ करा था और फिर उसके बाद बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली। ठीक है, पिछले 3 सालों में 18, 19 और 20, पिछले 3 सालों में क्या हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, उसके पहले कंपैरिजन करें अगर हम 17 में, तो 17 से 18 डिक्रीज़ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो दिमाग लगाओ थोड़ा, है ना, लॉजिक लगाओ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हुई होगी, डाउन हुई होगी, है ना, क्योंकि आपने लॉकडाउन लगा दिए थे, तो इंडस्ट्रीज तो चल नहीं रही थी, तो ग्रोथ क्या होगी, नेगेटिव में जाएगी, है ना। करेक्ट, तो वही हुआ है। तो क्या हुआ है, ग्रोथ जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है एट बेसिक प्राइसेस इन प्रेजेंट, दैट हैज़ गॉन इनटू नेगेटिव, राइट। तो पिछले 4 सालों में ये पहली बार नेगेटिव गया है, -9.6, राइट। तो वैसे तो कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ हो ही रहा था। इससे क्या पता चल रहा है, देखो इस ग्राफ से पता क्या चल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ पता चल रही है कि हम अगर 17 से 20 की तरफ आ रहे हैं, तो वैसे भी कंसिस्टेंटली इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम ही हो रहा था, है ना। वो तो कोविड आ गया तो ये नेगेटिव में चला गया, बट ये डिक्रीज़ हो रहा था। इसका मतलब क्या था कि रिसेशन तो आने ही वाला था, 2020 में रिसेशन तो आने ही वाला था, बट इट गॉट कपल्ड अप विद व्हाट, इट गॉट कपल्ड अप विद कोविड-19 ऑल्सो। तो वो जो शो हो रहा है वो नेगेटिव में शो हो रहा है। ठीक है, कोविड-19 यहाँ थोड़ी आया था, 19 में नहीं आया था ना कोविड-19। तो यहाँ से क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये रिसेशन वाला फेस है, बिजनेस का रिसेशन वाला फेस है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिक्रीज़ कर रहा था कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो कोई अगर पूछेगा आपसे कि ट्रेंड कैसा रहा है, तो क्या बोलोगे, इट हैज़ कंसिस्टेंटली डिक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, पास्ट फ्यू ईयर्स मतलब 17 से अगर हम 21 की बात करें, तो इट हैज़ consistently decreased, industrial growth has consistently decreased, and for the first time in last 4 years it has gone into negative -9.6%। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन बेसिकली इट इज़ कि प्राइसेस, कमोडिटी की जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो कितने कितना बड़े हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर कितना है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो इन्फ्लेशन बहुत शूटअप कर गया था किस में, एग्रीकल्चर, फूड कमोडिटीज़ में, है ना। लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ था, डिमांड बहुत बढ़ गया था, बट सप्लाई रिस्ट्रेंट था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया फूड प्राइसेस में। ठीक है, तो हम दो चीज़ों को देखते हैं, एक देखते हैं CPI कंबाइंड, जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है, जो आपके लिए और मेरे लिए जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए इन्फ्लेशन, और एक होता है WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब होलसेल लेवल पे जो रिटेलर होलसेलर से लेता है ना, तो उस प्राइस में कितना इन्फ्लेशन था उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा ट्रेंड दिख रहा है इसमें। 17 से अगर हम बात करें, 17 से अगर हम CPI का बात करते हैं, ये वाला देखना CPI 3.6, 3.4, 4.8 और 6.6। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेंड पूछूं आपसे CPI का पिछले 4 साल में कैसा, तो क्या बोलोगे, जिगजैग है ना, क्योंकि पहले 3.6 था, फिर 3.4 हो गया, फिर 4.8 हो गया, और फिर अभी 6.6 हो गया इन्फ्लेशन, है ना। बट WPI में देखो, जो होलसेल प्राइस है, जो प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन है, वो तो एक्चुअली में डिक्रीज़ हुआ है। समझ में आ रहा है, वो एक्चुअली में डिक्रीज़ हुआ है। क्यों, देखो
3% था, यहाँ पे 4.3 हुआ, बढ़ा पहले, ठीक है, पहले बढ़ा फिर अभी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये गैप क्या शो कर रहा है, ये गैप ये शो कर रहा है कि जो रिटेल वाले लोग हैं, मतलब जो रिटेलर्स हैं, उन्होंने अब बहुत प्रॉफिट कमाया है यहाँ पे, क्योंकि देखो उनको प्राइस तो कम पड़ रहा है बट वो बेच ज़्यादा में रहे हैं, समझ में आ रहा है, वो बेच ज़्यादा में रहे हैं बट उनको होलसेल प्राइस कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो गैप है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द प्रॉफिट एक्चुअली दे आर मेकिंग, जो मिडिल मैन हैं और जो भी बिचौलिए लोग होते हैं ना, वो बहुत कमा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया इससे। तो अगर ट्रेंड पूछे कुल मिला के, इसमें क्या पूछेगा, इसमें ट्रेंड आपसे पूछ सकता है, क्या कैसा ट्रेंड, कि इन्फ्लेशन में कैसा ट्रेंड है। तो सीपीआई में कैसा ट्रेंड था, पहले डिक्रीज़ करा और फिर इंक्रीज़ करा, और डब्ल्यूपीआई में कैसा ट्रेंड है, पहले इंक्रीज़ करा और फिर डिक्रीज़ करा, ठीक है। और इनफैक्ट पिछले 4 साल में पहली बार ये -0.1% गया है, ठीक है। मतलब काफ़ी सस्ती प्रोक्योरिंग हो रही थी रिटेलर्स की होलसेलर से, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या था, एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट तो बड़ा है ना, राइट, क्योंकि एक ही ऐसा सेक्टर था जहाँ पे जिसने ग्रोथ दिखाया था कोविड-19 में, दैट वाज एग्रीकल्चर, क्योंकि फूड की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, लोग घर पे बैठे थे, है ना, तो फूड की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, तो इसीलिए इट वाज ओनली सेक्टर दैट हैज़ शोन ग्रोथ। 3.4% का इसमें ग्रोथ हुआ था, है ना। तो इसमें भी अगर हम ग्रोथ ट्रेंड देखें एग्रीकल्चर में, तो इसमें भी जिगजैग जिगजैग है, देखो ये कम हुआ फिर इंक्रीज़ हुआ फिर कम हुआ, ठीक है। तो कम तो सभी हुए हैं बट एग्रीकल्चर में कम इफेक्ट आया है उस चीज़ का। एग्रीकल्चर स्टिल ग्रू बाय 3.4%, ठीक है, कोविड में भी। तो इसका भी क्या कैसा ट्रेंड है, जिग जैग, ठीक है, पहले डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। एंड दिस ग्रोथ रेट क्या होता है, जीवीए होता है, कितना वैल्यू ऐड किया है ये एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ था, मिलियन टन्स में अगर हम बात करें तो लगभग पिछले 3 साल में तो यहाँ पे तो बराबर सही है, फिर इंक्रीज़ हुआ और फिर लास्ट ईयर डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है, ठीक है, अभी आगे के एस्टीमेट आए नहीं हैं, तो इस पर क्वेश्चन पूछेगा नहीं जनरली, ये पूछता नहीं है कि कितने मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ है, जनरली नहीं पूछता है। अगर पूछ ले तो ये थोड़ा बहुत नंबर याद रख लेना, और ये याद रख लेना कि पिछले साल से डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो 144.5 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स वॉज प्रोड्यूस, ठीक है। सर्विस सेक्टर में देखें तो इस सेक्टर में भी डिक्रीज़ आया है ना, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने देखा था, वहाँ पे आपने लॉकडाउन लगा दिया था तो वहाँ पे कंपनीज बंद हो गई थी। ऐसे ही सिमिलर सर्विस सेक्टर में भी डिक्लाइन आया, क्यों, क्योंकि हम मोस्टली जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ देते हैं, हम मोस्टली जो सर्विस है वो एक्सपोर्ट करते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं वो सब एक्सपोर्ट होती हैं। तो यूएसए में तो कंपनीज बंद हो गई थी, है ना, तो ये सर्विसेज जो इंडिया से लेती थी वो भी अब नहीं ले रही थी। अब वो नहीं ले रही थी तो इनमें क्या हुआ, इनमें नेगेटिव ग्रोथ आ गया, है ना, मतलब दे डिक्लाइन कुल मिला के, ठीक है। अगेन अगेन देखो ये रिसेशन का ही सिनेरियो दिख रहा है, 18 से 19 में भी डिक्रीज ही हुआ है, यहाँ पे भी डिक्रीज ही होना था बिकॉज रिसेशन आना था, बट जस्ट बिकॉज कोविड-19 केम, इट वेंट डाउन टू द नेगेटिव ऑफ -8.8% ऑफ जी, -8.8%, ठीक है, समझ में आया। तो कोई ट्रेंड पूछ ले तो कैसा होगा, 17 से अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो पहले इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ एंड लास्ट ईयर इट वाज नेगेटिव, ठीक है। अब ये स्नैपशॉट है, पूरे जितना अभी हमने देखा सबका एक ही स्लाइड में प्रेजेंटेशन है। तो जीडीपी आप पढ़ लेना आराम से, ये डिक्रीज़ हुआ फिर यहाँ इंक्रीज़ होगा, फिजिकल डेफिसिट ये जो जो हमने डिस्कस किया है ये सारा बस एक स्लाइड में है, तो कोई रिवीजन चाहिए तो ये स्लाइड पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कोविड-19 का हमारा रिस्पॉन्स कैसा था, हमने शॉर्ट टर्म पेन लिया है लॉन्ग टर्म गेन के लिए, है ना, ये मैंने समझाया था ये इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कशन में कि शॉर्ट टर्म गेन पेन क्या है, कि हमने अपनी इकोनॉमी को सफ़र करने दिया, पर लॉन्ग टर्म गेन क्या है, हमने लाइव्स बचा ली, है ना, वी सेव्ड लाइव्स, वी सेव्ड आवर ह्यूमन कैपिटल, बट वी कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर इकोनॉमी, है ना, वी कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर ग्रोथ, ठीक है। बट व्हाट इज़ प्रेडिक्टेड कि वी शेप रिकवरी होगी इसकी, है ना, वी शेप रिकवरी होगी, मतलब अभी हो ही रही है ना, जैसे ही लॉकडाउन हटा तो एकदम सर्ज आ गया डिमांड में सब चीज़ में, है ना, तो पहले तो डिक्रीज़ हुआ एंड नाउ द डिमांड इज़ इंक्रीजिंग, तो ये कैसा बन गया, ये वी शेप्ड हो गया ना, तो इट हैज़ इंक्रीज, ठीक है। अब टर्न आया इकोनॉमी में, ठीक है। सेकंड वेव जो अभी आ रही है, अभी आप देखोगे अभी रिसेंटली नागपुर में लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन लगने वाला है, इनफैक्ट लग गया है आई गेस, है ना। लॉकडाउन में नागपुर में लॉकडाउन लगा तो क्यों लगा, क्योंकि भाई सेकंड वेव आ रहा है इन्फेक्शन का, है ना, बट उसमें भी हमको इकोनॉमी को कैसे अपहेल्ड करना है, दैट नीड्स अ स्ट्रैटेजी, है ना, एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी, तभी हम उस चीज़ से निकल पाएंगे, ठीक है, और वो इंडिया करेगा, बेसिकली बात ये है।
हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर में क्या क्या बात की गई कि भाई हमने हेल्थ केयर में अपना बजट बढ़ा दिया। पहले तो हम 137% कर इंक्रीज़ आया है ना। लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि हेल्थ बजट जो है वो अब 137% बढ़ गया है, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन का बहुत ज़्यादा इम्फेसिस हो गया, क्योंकि देखो हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है तो नेशनल हेल्थ मिशन इंश्योर कर रहा है कि भाई सब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स और ये सब बाकी लोग हैं उनको, पुअर वनरेबल सेक्शन है उनको कहीं हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा है। और कुछ कुछ फैक्ट्स हैं इसमें। क्या क्या फैक्ट्स हैं कि अगर अगर जो सरकार है वो अपना पब्लिक हेल्थ केयर पे जो एक्सपेंडिचर है वो अपनी जेब से अभी जो प्रेजेंट 1% हो रहा है उससे इंक्रीज़ करके 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी अगर कर देती है, ठीक है, तो हमारे जेब से जो पैसा जा रहा होगा हेल्थ में, दैट विल डिक्रीज बाय 65 to 35%। क्या मतलब है? देखो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी, अगर हमको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, ठीक है, हेल्थ केयर पे, ठीक है, तो हमारे जेब से कम पैसा जाएगा ना। मान लो गवर्नमेंट आपको आपको ऐसी स्कीम देती है कि आपको अगर जुकाम होता है ना, और डॉक्टर का फीस 200 रुपये है कंसल्टेशन, तो उसमें से 100 रुपये हम देंगे, ठीक है, तो आपके 100 रुपये बच गए ना। तो वो यही बोल रहा है, जो आप हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बच जाएगा अगर सरकार हेल्थ केयर पर ज़्यादा स्पेंड करने लगेगी, ठीक है। तो ये डेटा आप मेंस में कोट कर सकते हो, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हेल्थ केयर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत रूमर्स हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन की एसिमेट्री है। एसिमेट्री मतलब लोगों को पता वता रहता नहीं है, बट ज़बरदस्ती का बोलते रहते हैं। जैसे वैक्सीन की बात है ना, जब हम वैक्सीनेशन ड्राइव हमने स्टार्ट करी है ना, तो आपने देखा होगा न्यूज़ में ना, डॉक्टर्स को पीट वगैरह रहे थे और मतलब ऐसे बेकार तरीके से ट्रीट कर रहे थे, राइट, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। उनको लग रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि ये वैक्सीनेशन से हमको कोरोना कहीं हो ना जाए, है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, ये दिस इज़ इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, है ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको एक रेगुलेटरी हेल्थ बॉडी चाहिए, है ना, एक रेगुलेशन चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। तो यही सब की बात की गई है। टेलीमेडिसिन पे फोकस की बात की गई है ना। टेलीमेडिसिन क्या होता है कि दूर बैठे भी डॉक्टर आपको ट्रीट कर सकता है ना। ज़रूरी नहीं कि आप ऑपरेशन थिएटर में हो और वो डॉक्टर आपके पास रह के आपको ट्रीट कर रहा है। वो रोबोट से भी दूर बैठ के आपको ट्रीट कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड टेली मेडिसिन, ठीक है। तो इस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है, ये बात करी गई है। बेयर नेसेसिटीज़ क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान, है ना, इन पे फोकस रहेगा। एक्सेस टू वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव्ड इन 2018 कंपेयर टू 2012। तो 2018 में ये सब इम्प्रूव हुआ है। क्यों इम्प्रूव हुआ है? क्योंकि भाई इतने सारे मिशन लॉन्च हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। तो ये सब क्या फोकस कर रहे हैं? ये सब यही फोकस कर रहे हैं ना कि भाई हमारा जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, है ना, उन सबको इम्प्रूव किया जाए। वो है कौन सा? जल जीवन मिशन है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब क्या कर रहा है? ये सब आपकी ये फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन एक्सेस सीन अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन द कंट्री, ठीक है, हर स्टेट में बेनिफिट देखने को मिला है, ठीक है। और देखो ये बेसिक नेसेसिटीज़ अगर बढ़ी है ना, तो उससे हमारा हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर कम हुआ है। ये देखो, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर्स एज वेल एंड इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल इंडिकेटर्स एज वेल। क्योंकि देखो यार, लोगों के पास जब बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं होंगी तो वो क्या हेल्थ और अपना एजुकेशन के ऊपर सोचेगा? वो सोचेगा पहले रोटी कपड़ा तो होना चाहिए ना, तभी तो इंसान एजुकेशन के बारे में सोचेगा ना। नहीं तो एजुकेशन के बारे में क्यों सोचेगा इंसान? समझ में आ रहा है? एजुकेशन के बारे में इंसान तभी सोचेगा जब बेसिक नेसेसिटीज़ हों। उसके पास कपड़ा पहनने के लिए है नहीं तो वो स्कूल कैसे जाएगा? है ना, नेकेड थोड़ी जाएगा, राइट। तो मतलब बात ये है कि ये सब तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। ये तो तब बात आती है जब हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार बेसिक नेसेसिटीज़ को इम्प्रूव कर रही है। और इससे हमने क्या देखा है? जब हमने ये इम्प्रूव किया तो इससे हमने बाकी इंडिकेटर्स पे भी इफेक्ट देखा, जैसे हेल्थ इंडिकेटर्स और एजुकेशनल इंडिकेटर्स पे भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा, ठीक है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत डिबेट चल रहा था, इंडिया की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है उसको डिग्रेड कर दिया था, है ना। ये मूडीज़ वगैरह जो रिलीज़ करती हैं, ये मूडीज़ और S&P वगैरह जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, है ना, क्रिजल वगैरह, ये लोग क्रेडिट को रेट करती हैं। क्रेडिट को रेट करती हैं, क्या मतलब? सोवरेन क्रेडिट का क्या मतलब होता है? सोवरेन क्रेडिट का ये मतलब होता है कि जैसे सरकार जो पैसा रेज कर रही है बाहर से, है ना, सरकार जो पैसा रेज कर रही है वो क्या है? वो उसके लिए एक लोन है ना, उसको वो वापस करना है, उसके लिए ये क्रेडिट है ना। तो ये पैसा वापस करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये पैसा वापस करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ कॉल्ड अ क्रेडिट रेटिंग। अगर ये पैसा वापस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट केपेबल है वो रीपे करने का, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो अच्छी होती है। जैसे AA+, AA1, ये जो ए वाले होते हैं ये अच्छी रेटिंग होती है, ठीक है। फिर आती है दूसरे नंबर पे बी। तो जो मूडीज़ है उसने क्या कर दिया था? उसने डाउनग्रेड कर दिया था टू BBB। समझ में आ रहा है? पहले AAA में थे हम, उससे डाउनग्रेड करके उन्होंने BBB में कर दिया, ठीक है। तो
अपने जो लोग हैं, अपने जो सुब्रमण्यम जी हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये बकवास है, आप वहाँ यूएस में बैठ के कैसे हमारी इकोनॉमी को जज कर सकते हो भाई, आपको तो पता ही नहीं है, इंडिया का सारे इंडिकेटर्स तो सही हैं, इंडिया का ज़ीरो सोवरेन डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री है, आज तक इंडिया ने कभी भी बाहर के लोन पर डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। अगर हमको अपना गोल्ड गिरवी रखने की बात आई थी तो हमने रखा था, बट हमने ऐसा नहीं था कि हमने डिनाई कर दिया था कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री इंडिया की ज़ीरो है। दूसरा दूसरा भाई, हमने जो अभी तक लोन लिए हुए हैं, जो भी सरकार ने लोन लिए हुए हैं, उसमें से जो वो वाला प्रोपोर्शन है जिसमें फॉरेन करेंसी वाले लोन्स हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर में मैंने लोन लिया, ठीक है, तो इसमें दिक्कत आएगा ना रिपे करने में, क्योंकि भाई डॉलर का एक्सचेंज रेट जब रुपए में चेंज होगा, है ना, मान लो गिर गया रुपए और तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर्स काउंट होते हैं। हमने डॉलर में लिया ही लोन बहुत कम है ना। दूसरा पॉइंट ये होगा कि हमने डॉलर में लोन ही बहुत कम लिया है, तो आप कैसे कर सकते हो यार, हमारा है ही लोन बहुत कम। और दूसरा क्या है, कंफर्टेबल साइज ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अभी हमने फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करी थी ना, कितना था, 589, इनफैक्ट अभी तो आई गेस 595 के आसपास है ना। तो इतना ज़्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स है, तो भाई आप कैसे बोल रहे हो हम रीपे नहीं कर पाएंगे, हम अपना आरबीआई को खाली करके आपको देंगे, बट हम देंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये सब बोला है कि जो इंडिया है वो इन सब जो रेटिंग है इन पे ध्यान ना देकर अपने अपने फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान दे, ठीक है, जो कि हमारे अच्छे हैं काफ़ी, ठीक है, हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफ़ी बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी इकोनॉमीज़, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो इसमें इंडिया ने कैलिब्रेटेड फिजिकल अप्रोच लिया, मतलब काफ़ी सोच समझ कर काम किया है। और जैसे रिलीफ पैकेज वगैरह आया था, है ना, रिलीफ पैकेज आया था, फिर पैसा अभी सरकार को चाहिए तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो काफ़ी प्लान्ड और कैलिब्रेटेड अप्रोच गवर्नमेंट ने अपनाया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मंथली जीएसटी कलेक्शन काफ़ी ऊपर हो गया, है ना, पहली बार वो 1 लाख करोड़ के ऊपर गया है दिसंबर 2020 में, फॉर द लास्ट 3 मंथ्स हाईएस्ट लेवल्स इन रिसेप्शन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी जब से आया उससे तब के बाद से सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि भाई आपने लॉकडाउन हटाया तो एकदम से सर्ज इन डिमांड आ गया, डिमांड में जब सर्ज आया तो लोगों ने बहुत खर्चा करना चालू किया और टैक्स बहुत ज़्यादा आया, ठीक है। टैक्स ज़्यादा आने से क्या हुआ, आपका कलेक्शन बढ़ गया, है ना। और क्या बात करी इसने, रिफॉर्म्स इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए हमको, टैक्स को ऐसे हमको मैकेनिज्म लाने पड़ेंगे जिससे हम टैक्स पेयर को इंसेंटिवाइज करें ताकि वो टैक्स को टाइमली पे करे, है ना, समझ आया। ये सब फिजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी फोरबियरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, जब हम बजट डिस्कस कर रहे थे तो जब इकोनॉमी सर्वे डिस्कस कर रहे थे तो हमने इसकी भी बात करी थी, है ना, कि रेगुलेटरी फोरबियरेंस क्या होता है कि आप जैसे मान लो कोविड आ गया, ठीक है, तो कोविड में क्या किया, जो रेगुलेटर है, जो आरबीआई है, जो बैंक्स का रेगुलेटर है आरबीआई, उसने रिलैक्स कर दिए नॉर्म्स, है ना। पहले था ना ऐसे कि भाई आपको इतना कैपिटल रखना ज़रूरी है ना, आप लैंड नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है रेगुलेटरी फोरबियरेंस में कि आरबीआई बोलता है चलो छोड़ो यार, अभी तो वैसे भी बेकार सिचुएशन चल रही है, आप लैंड करो, आप लैंड करो, अगर आपके पास कैपिटल नहीं भी है तो आप लैंड करिए, हम जो हमारे रेगुलेशंस हैं उसको हम थोड़ा रिलैक्स कर दे रहे हैं ताकि आप काम कर पाओ, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेटरी फोरबियरेंस, ठीक है। ऐसा कब किया गया था, पहले, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी बैंक्स के पास पैसा वगैरह था नहीं, तो जो बासिल नॉर्म्स वगैरह हैं इन सबको रिलैक्स किया गया था ताकि इकोनॉमी को अपलिफ्ट किया जा सके और इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाया जा सके, ठीक है। बट इससे प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, इससे प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये बाद में भी, मतलब रेगुलेटरी फोरबियरेंस आपने एक बार एज अ मेथड अपनाया तो इसका कॉन्सिक्वेंस बाद तक दिखा हमको, बैंक्स के बैलेंस शीट में, फर्म्स की बैलेंस शीट में, है ना। तो ये सब काफ़ी डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके, अगर अच्छे से रिव्यू नहीं हो तो, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या सजेस्ट किया गया, इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन हट रहा है वैसे वैसे हमको इस चीज़ को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। जब इकोनॉमी रिकवर कर रही है, जैसे वी शेप रिकवरी हो रही है ना अभी, तो हमको ये रेगुलेटरी फोरबियरेंस जो हमने दिया हुआ है इसको कम करने की ज़रूरत है यार, डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको हमको ऐसा नहीं करना कि भाई 3-4 साल तक चल रहा है ये जो रेगुलेशंस हमने हटाए हैं वो 4 साल तक हटे हुए हैं। अगर ऐसा हो गया तो बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत ख़राब हो जाएगी और एनपीए हमारा बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये मतलब था, ये बोला किसने, ये अपनी इकोनॉमिक सर्वे बोलती है। और क्या बोला इन्होंने बोला कि भाई जैसे ही लॉकडाउन हटता है, ठीक है, लॉकडाउन हटता है तो आपने तो ये फोरबियरेंस दिया हुआ है इनको, आपने रेगुलेशंस पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो इन्होंने कहीं कहीं बेकार क्वालिटी लोन्स भी दिए होंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जैसे ही लॉकडाउन हटता है तो आप क्या करोगे, आप एसेट क्वालिटी रिव्यू करोगे, जो बैंक ने लोन दिए हुए हैं और कहाँ लोन दिए हुए हैं, किस बिज़नेस को लोन दिए हुए हैं, इन सब का आप एसेट क्वालिटी रिव्यू करोगे, तभी आप जो इफ़ेक्ट है फोरबियरेंस का उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, या फिर ये बहुत ज़रूरी है एसेट क्वालिटी रिव्यू, तभी आपको पता चलेगा कि बैंक कितने घाटे में है, ठीक है।
लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए लोन की रिकवरी के लिए, ठीक है। लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे अपना IBC कोड है ना, दैट इज़ अ लीगल थिंग। IBC हो गया, सरफाइसी एक्ट हो गया, तो इन सब में क्या होना चाहिए, इन सबको स्ट्रेंथन करके आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लीगैलिटीज़ जो हैं, जब लोन की रिकवरी करनी होती है उसको आप स्ट्रेंथन करो, ताकि अगर कोई NPA होता है और वो नहीं रीपे कर पा रहा है तो आप उसको लोन को रिकवर कर पाओ, ठीक है। इसमें एक मेथड क्या हो सकता है, इसमें एक मेथड ये हो सकता है कि आप वो क्या बोलते हैं, एसेट जो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज होती है ना, ARCs जिसको हम बोलते हैं, उनको आप दे दीजिए ये, है ना, और वो अपना आगे लोन रिकवर कर लेंगे, ठीक है। ये एक मेथड हो सकता है इसका, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम इनोवेशन की बात करें, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, इंडियाज़ GDP, देखो इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो बहुत ही मीगर है, ठीक है। मीगर मतलब बहुत ही कम है, 0.65% है, जबकि होना कितना चाहिए, 1.5 to 3% होना चाहिए। होना क्या चाहिए, होना तो आप कितना खर्चा कर लो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट जो टॉप 10 इकॉनमीज़ हैं, जो टॉप 10 डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं, वो लोग 1.5 to 3% खर्चा करती हैं, और हम उसका आधा भी नहीं करते हैं, देख रहे हो। तो कहाँ से इंडिया डेवलप होगा और कहाँ से ब्रेन ड्रेन कम होगा। आप ब्रेन ड्रेन की बात करते हो कि भाई लोग बाहर जाके पढ़ रहे हैं, आप फैसिलिटी तो दो इंडिया में पहले, है ना, तभी तो लोग बाहर जाना कम करेंगे ना, है ना। आप खर्चा ही नहीं कर रहे हो, आप 0.65% खर्चा कर रहे हो, आप फैसिलिटीज़ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बाहर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं ना। तो अब पर अगर आप देखोगे ना, इंडिया का गवर्नमेंट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो गवर्नमेंट सेक्टर R&D पे खर्चा करती है, ठीक है, वो किससे, बिजनेस सेक्टर से ज़्यादा है, बिजनेस सेक्टर कम करते हैं खर्चा। तो इससे बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन सकता है, आपको 2 लाइन स्टेटमेंट बन सकता है। पहला, पहले पहले आपको स्टेटमेंट में ये बोल देंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, दैट इज़ मोर देन बिजनेस सेक्टर। एक स्टेटमेंट ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बन सकता है, दूसरा देख लेते हैं। इंडियन रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूटेड ओनली 36% ऑफ द टोटल पेटेंट्स फाइल्ड इन इंडिया, वाई इसका ग्लोबल एवरेज कितना है, 62%। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबल कंट्रीज़ में जो सिटीजन्स हैं वो 62% ऑफ द सिटीजन्स पेटेंट्स फाइल करते हैं, बट इंडिया में सिर्फ 36% ही करते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये बन सकता है कि इंडिया, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स इन पेटेंट फाइलिंग इज़ मोर देन द ग्लोबल एवरेज। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मोर नहीं है, कम है ना। इंडियन रेजिडेंट्स का कंट्रीब्यूशन ओनली 36% है, सिर्फ 36% लोग ही जो हैं वो पेटेंट फाइल करते हैं इंडिया में, बट ग्लोबल एवरेज कितना है, ग्लोबल एवरेज 62% है, ठीक है। तो ऐसा बोलना कि ये ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इट इज़ अ पोटेंशियल क्वेश्चन। दो दो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी, क्या कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो R&D पे R&D पे जो खर्चा है वो बिजनेस सेक्टर से ज़्यादा है, ठीक है। और बिजनेस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो इंडियन बिजनेस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है R&D में, दैट इज़ लोएस्ट इन द टॉप 10 इकॉनमीज, ठीक है। इट इज़ अमंग द लोएस्ट, ठीक है, डिस्पाइट द लिबरल टैक्स इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन। कितने तो सरकार इंसेंटिव देती है कि आप हम पेटेंट फाइल करने में ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, ट्रेडमार्क के लिए चीज़ें वो कर दी हैं, सरल कर दी हैं, तुरंत हो जाता है अब, है ना। तो इन स्पाइट ऑफ दैट अभी भी बिजनेस सेक्टर का जो इंटरेस्ट है वो R&D में नहीं है, ठीक है। इंडिया मस्ट सिग्निफिकेंटली रैम्प अप इन्वेस्टमेंट in R&D एंड इट नीड्स अ मेजर थ्रस्ट बाय द बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो कर रही है, गवर्नमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा और बिजनेस सेक्टर को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके क्या होगा, तभी जाके अपना R&D जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। लास्ट स्लाइड देखते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। सर्विस सेक्टर में क्या है, सर्विस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, हमने देखा था कि -8.8% हो गया है उसका, है ना, ग्रोथ देखा था हमने, वो नेगेटिव डिक्लाइन किया है, तो इट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 16% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020-2021। वी शेप रिकवरी ऑब्वियसली है, मतलब वी शेप रिकवरी के इंडिकेटर्स हैं, जैसे PMI सर्विसेज है। PMI क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। कुछ नहीं होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये बेसिकली क्या करता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये बेसिकली ये बताता है कि बिजनेस एक्टिविटी कैसी है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में, ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में है, सिर्फ गुड्स में नहीं है, ठीक है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स दोनों के लिए है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, ये बेसिकली ये बताता है कि बिज़नेस कैसे ग्रो कर रहा है या बिज़नेस का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया में वी शेप रिकवरी होगा, और हो भी रहा है ना। जैसे ये रेल फ्राइट है, पोर्ट ट्रैफिक है, ये लॉकडाउन में सब बंद हो गए थे, तो एकदम से खुले तो सब बढ़ गया, ठीक है। FDI इनफ्लो बढ़ा है इंडिया में, 34% हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगर हम कंपेयर करें सितंबर से अप्रैल टू सितंबर 2020 में जो FDI है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आया है, दैट ग्रू बाय 34%, ठीक है। शिपिंग टर्न अराउंड टाइम जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हुआ है ना, एज़ कम्पेयर टू 10-11। शिपिंग टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, मान लो बाहर से कोई शिप आ रही है, ठीक है, कुछ इंपोर्ट लेके या इम्पोर्ट लेके, तो वो पोर्ट पे खड़ी होती है ना,
फिर वो अपना सारा जो उसका कार्गो होता है वो रिलीज़ करती है और फिर वापस जाती है। तो ये जो टाइम टोटल टाइम लगता है ना, जितने में वो आई या जितने दिन में वो यहाँ खड़ी रही और उसके बाद वो वापस गई, दैट इज़ कॉल्ड अ टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो शिपिंग टर्न अराउंड टाइम जस्ट हाफ हुआ है, तो हमने पोर्ट्स की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। ठीक है, 12 स्टार्टअप्स को हमने यूनिकॉर्न लिस्ट में ऐड किया है ना। यूनिकॉर्न्स कौन होते हैं? जो ऐसे $1 बिलियन वाले वैल्यूएशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। जैसे बाईजूस हो गया, अभी अनअकैडमी हो गया, तो ये लोग सब क्या हैं? ये लोग सब यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, तो हमने ये 12 इंडिया ने 12 ऐसे स्टार्टअप्स जो हैं उनको ऐड किया है यूनिकॉर्न लिस्ट में। ठीक है, समझ में आया? So guys, this is the end of the course. First of all, I want to congratulate each one of you for completing the course. It's been a long journey and you have been with us. So give yourself a big thumbs up and a big smile on your face. That is what you should be doing right now. And guys, if you got any value out of this course, would you mind doing few things for me? Would you like, share, subscribe to our channel and recommend the channel to your friends? And also review us. You can review us by dropping a comment in the section down below, or you can send your reviews at thequeries@theleemanway.com, where you can also tell us what are your doubts and what you need help with, because reviews help us to provide even more better quality education to our students. And believe me, there are so many people, so many poor kids who want these free courses, who want this free education, and we are trying to create a big impact on them, and we want you to be the part of that journey, so that we both can excel together towards providing this impact. So we'll see you in the next lecture. We will be coming up with the next lecture soon and next course soon. Until then, stay tuned to our channel and study hard and keep working hard, keep hustling hard, and we'll meet together in the next lecture. Thank you so much. Bye bye, take care.